स्ट्रीम ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म के साथ में आपके साथ अली इमाम। हम अपने केमिस्ट्री बुक 1 का चैप्टर 3 स्टडी करें। आज हम इंशाल्लाह नॉन आइडियल बिहेवियर से जो गैसेस डेविएट करती हैं उनकी काजेज़ को स्टडी करेंगे और वंडर वाल इक्वेशन को स्टडी करेंगे। नॉन आइडियल बिहेवियर जो है या आइडियलिटी से जो डेविएशन है गैसेस की, उसको 1873 में वंडर वाल ने एक्सप्लेन किया था। वंडर वाल ने पॉइंट आउट किया कि जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस है, इसके दो पोस्टुलेट जो हैं वो गलत है। वो कौन से दो पोस्टुलेट्स हैं? देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग गैस मॉलिक्यूल्स, कि गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती। दूसरा, द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ वेसल, कि तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका जो वॉल्यूम है वो वेसल के वॉल्यूम के मुकाबले में नेग्लिजिबल होता है। देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वंडर वाल ने कहा कि जब गैस के मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं तो उनके दरमियान कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती, ठीक है। लेकिन जब हम किसी गैस के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं हाईली कंप्रेस्ड स्टेट में, तो मॉलिक्यूल से करीब आने से उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा हो जाती है। तो हमने आइडियल और नॉन आइडियल बिहेवियर में ये मेंशन किया था कि आइडियल गैस वो होती है जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना हो और नॉन आइडियल वो जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो। तो वंडर वाल ने कहा कि ये दोनों पोस्टुलेट हाईली कंप्रेस्ड स्टेट में होल्ड नहीं करते। ये हाईली कंप्रेस्ड स्टेट में जब गैस होती है तो उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होती है मॉलिक्यूल्स में, और हम फिर गैस के मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम को नेग्लिजिबल इग्नोर नहीं कर सकते। क्योंकि अगर हम गैस के मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम को इग्नोर कर दें, इसका मतलब यह है कि जो वेसल का वॉल्यूम है वो सारे का सारा फ्री वॉल्यूम, यानी अगर हम गैस के वॉल्यूम को मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम को इग्नोर कर देते हैं तो इसका मतलब है जो आइडियल वॉल्यूम होगा वो वेसल के वॉल्यूम के बराबर होगा। लेकिन हाईली कंप्रेस्ड स्टेट में जब हम वॉल्यूम इग्नोर नहीं कर सकते तो दरअसल ऐसा नहीं होता। तो वंडर वाल ने कहा कि जो जनरल गैस इक्वेशन PV = nRT है, ये हाईली कंप्रेस्ड स्टेट में गैसेस इसको फॉलो नहीं करती। तो इसमें जो ये प्रेशर, आइडियल प्रेशर, ये आइडियल वॉल्यूम है, इन दोनों पैरामीटर, दोनों फैक्टर्स की करेक्शन वंडर वाल ने की, जिसको हम प्रेशर करेक्शन और वॉल्यूम करेक्शन के नाम से पढ़ते हैं। तो वंडर वाल ने पॉइंट आउट किया कि बोथ प्रेशर एंड वॉल्यूम इन जनरल गैस इक्वेशन नीड्स करेक्शन, क्योंकि हाईली कंप्रेस्ड स्टेट में गैस, हमने जैसे कंडीशन ही पढ़ी थी कि हाईली कंप्रेस्ड स्टेट में गैस आइडियलिटी को फॉलो नहीं करती। तो उसने वॉल्यूम करेक्शन और प्रेशर करेक्शन दी। ये जनरल गैस इक्वेशन, इसमें जो प्रेशर, ये आइडियल प्रेशर है जिसको उसने करेक्ट किया, और इस आइडियल वॉल्यूम को वंडर वाल ने करेक्ट किया। पहली करेक्शन वॉल्यूम करेक्शन और ये प्रेशर करेक्शन दोनों। चलिए प्रेशर करेक्शन से हम स्टार्ट कर लेते हैं। सपोज कर लें कि मेरे पास इस सिलेंडर के अंदर गैस है, ये मेरे पास कोई गैस का मॉलिक्यूल है जिसको मैं A से डिनोट कर रहा हूं, और इसके इर्द गिर्द B टाइप के मॉलिक्यूल है। इस A के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो चारों तरफ से एक जैसी लग रही है, तो ये फोर्स एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर रही है। लेकिन जब गैस का मॉलिक्यूल सिलेंडर की वॉल के पास पहुंचता है और ये B टाइप के मॉलिक्यूल इसको अट्रैक्ट करते हैं, तो वो जब वो सिलेंडर की वॉल से टकराता है तो यकीनन वो प्रेशर एक्सर्ट करेगा, लेकिन वो जो प्रेशर होगा उस प्रेशर के अंदर कमी आ जाएगी। कैसे, इसको समझते हैं हम। यहां पर हमने ये कंटेनर की वॉल एक ड्रॉप, हमने कहा ये कंटेनर की वॉल है, ये A मॉलिक्यूल है जो उसकी वॉल के ऊपर टकरा के फोर्स लगा रहा है। अभी A के गिर्द कोई B मॉलिक्यूल नहीं है, तो A जो है ये A इस दीवार के ऊपर जो प्रेशर लगाएगा, जो फोर्स लगाएगा, वो इक्वल होगी आइडियल प्रेशर के। यानी A जितनी फोर्स लगा सकता है दीवार के साथ, जितनी फोर्स से ये दीवार से टकरा सकता है ये टकराएगा। मतलब मैं जितनी मेरे अंदर जान है, मैं अपनी फुल ताकत से इस बोर्ड के ऊपर पंच लगाता, तो मैं जितनी जान मेरे अंदर होगी मैं उससे इस दीवार को पंच लगाऊंगा।
तो मेरी जो ये फोर्स कहलाएगी, जो मैं बोर्ड पे लगाऊंगा, मैं उनका आइडियल फोर्स है कि मैं अपनी 100% बोर्ड के ऊपर फोर्स लगा रहा हूं। लेकिन अब सपोज कर लें कि हमने क्या काम किया, जब हम गैस के ऊपर प्रेशर लगा देते हैं और गैस के मॉलिक्यूल्स करीब करीब आ जाते हैं, जिस तरह ये मेरे पास एक सिलेंडर के अंदर गैस है, जब मैंने इसके ऊपर प्रेशर लगाया तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब करीब आ गए। तो अब जब ये एक मॉलिक्यूल इस दीवार के साथ टकराएगा, तो अब इसको बी टाइप के, ये बी जो है मॉलिक्यूल, जो सराउंडिंग मॉलिक्यूल है जिन्हें मैंने बी से शो किया है, वो इस ए को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको अपनी एग्जांपल दी कि मेरे अंदर जितनी फोर्स है, मैं सारी फोर्स इसके ऊपर लगा सकता हूं। जब मैं अपनी फुल 100% फोर्स इस बोर्ड के ऊपर लगा रहा हूं, अगर मुझे पीछे से 2-3 लोग पड़ के खींचना शुरू कर दें, तो मैं इस बोर्ड के ऊपर 100% फोर्स नहीं लगा सकूंगा। तो जो फोर्स मैं उस बोर्ड के ऊपर लगाऊंगा, जब लोग मुझे खींच रहे होंगे, तो मेरी उस फोर्स के अंदर कमी आ जाएगी। तो जब इन द एब्सेंस ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस ए का मॉलिक्यूल इस वॉल से टकराएगा, तो वो जो प्रेशर लगाएगा उसे हम कहेंगे आइडियल प्रेशर। लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस, जब हाईली कंप्रेस्ड स्टेट में मॉलिक्यूल्स करीब आ जाते हैं और बी मॉलिक्यूल इस ए को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देंगे, तो ये जो ए इस कंटेनर की वॉल में फोर्स लगाएगा, इस आइडियल प्रेशर के अंदर क्या होगी, कमी आएगी। सपोज कर रहे हैं, सपोज कर एग्जांपल दे रहा हूं कि ए जो इसके ऊपर फोर्स लगा रहा था वो थी 5 न्यूटन इन एब्सेंस ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस। लेकिन अगर बी टाइप के मॉलिक्यूल इसको अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं, तो मैं कहता हूं अब इन द प्रेजेंस ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस ये फोर्स लगाते हैं 3 न्यूटन। तो क्या हुआ, जब बी टाइप ने ए को अट्रैक्ट करना शुरू किया, तो इस आइडियल प्रेशर में, इस आइडियल फोर्स में जो ए इन द एब्सेंस ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस लगा रहा था, उसमें कमी आ गई। अब 5 न्यूटन से 3 न्यूटन आ गया, 5 न्यूटन से 3 न्यूटन। यानी इसका मतलब ये हुआ, यहां से मुझे पता लगा कि जो आइडियल प्रेशर होता है वो रियल प्रेशर से हमेशा ज्यादा होता है। यानी इन द एब्सेंस ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस मॉलिक्यूल जो फोर्स लगाते हैं, वो फोर्स कम होती है उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, उस प्रेशर से जो वो इन द एब्सेंस ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस लगाते हैं। यानी P आइडियल हमेशा बड़ा होता है एक्चुअल प्रेशर से, हम यहां पे कह सकते हैं। तो अब मैंने गैस के मॉलिक्यूल का प्रेशर निकालना है, कैलकुलेट करना है इन द प्रेजेंस ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस। तो कैसे निकालेंगे, मेरे पास ये प्रेशर है P, प्रेशर इन द प्रेजेंस ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस, PI in the absence of attractive forces, and P dash is called lessened pressure या reduced pressure, कि जो प्रेशर में कमी आई है, जो इस आइडियल प्रेशर में कमी आएगी किस वक्त, जब ये मॉलिक्यूल इस एक मॉलिक्यूल को खींचना शुरू कर देंगे, तो इसको हम कहते हैं रिड्यूस प्रेशर। अब यहां से मैंने, क्योंकि वन डेर वाल इक्वेशन मैंने इस आइडियल प्रेशर को करेक्ट करना है, तो मैं आइडियल प्रेशर की वैल्यू अगर यहां से निकालूं, तो आइडियल प्रेशर विल बी इक्वल टू P प्लस P डैश, वेयर P डैश इज इक्वल टू AN स्क्वायर ओवर V स्क्वायर। अगर मेरे पास 1 मोल हो तो P डैश होता है P डैश इज इक्वल टू A डिवाइडेड बाय V स्क्वायर। यहां से मुझे यह पता लगा कि A जो है, सबसे पहले मैं A को बता दूं, A इट इज अ कोएफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन, और यहां से मुझे पता लगा कि जितनी A की वैल्यू ज्यादा होगी, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ A, एरो का मतलब ऊपर, यानी ग्रेटर द वैल्यू ऑफ A, ग्रेटर द A, ग्रेटर विल बी द रिड्यूस्ड प्रेशर। यानी जितनी ज्यादा फोर्स से ये B मॉलिक्यूल A को अट्रैक्ट करेंगे, तो A जो इस वॉल के ऊपर फोर्स लगाएगा, वो फोर्स उतनी ही क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब हम प्रूव करते हैं कि P डैश इज इक्वल टू AN स्क्वायर ओवर V स्क्वायर किस तरह। हम कहते हैं कि ये जो लेसन प्रेशर है, रिड्यूस प्रेशर, इसकी वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी कंसंट्रेशन ऑफ A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B। जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे, जितनी A और B की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, P डैश की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। और हमें पता है कंसंट्रेशन का यूनिट जो होता है वो होता है मोल पर डीएम क्यूब, मोल पर डीएम क्यूब। यानी मैं कंसंट्रेशन करना निकालनी हो तो मैं मोल्स को वॉल्यूम से डिवाइड करूं, तो मैं ये लिख सकता हूं P डैश विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N डिवाइडेड बाय V। इसको आप ये कहें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाय B एंड CB विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ V डिवाइडेड बाय B। क्योंकि एक ही गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, हमने सिर्फ A और B इनके दरमियान फर्क करने के लिए, समझने के लिए किया था कि A जो है प्रेशर लगा रहा है वॉल पे और B जो है वो अट्रैक्ट कर रहा है।
सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स है। तो एक ही गैस के मॉलिक्यूल से मैं इसको n/v और n/v लिख सकता हूं कि कंसंट्रेशन ऑफ A will be equal to n/v, कंसंट्रेशन ऑफ B will be equal to n/v। n into n square, v into v square, p dash will be directly proportional to n square over v square। यानी नंबर ऑफ मोल जितने ज्यादा होंगे रिड्यूस प्रेशर की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्सेस उतनी ही ज्यादा होगी। बट p dash is inversely proportional to v square, यानी वॉल्यूम जितना ज्यादा होगा मॉलिक्यूल्स उतने दूर दूर होंगे, तो अट्रैक्टिव फोर्सेस उतनी ही कम होंगी, तो p डैश की वैल्यू उतनी ही कम होगी। प्रोपोर्शनैलिटी साइन खत्म करवाने के लिए हम कौन से इंट्रोड्यूस करवाएंगे? a n स्क्वायर ओवर v स्क्वायर। ये मेरे पास p डैश की वैल्यू हो गई, जिसको मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करता हूं। तो मेरे पास इक्वेशन 1 p I will be equal to p plus a n स्क्वायर ओवर v स्क्वायर। हम यहां से a के यूनिट ड्राइव करते हैं। a के यूनिट कैसे निकालेंगे? p dash will be equal to a n square over v square and a will be equal to p dash v square over n square। प्रेशर p dash प्रेशर atm इसका यूनिट, वॉल्यूम का यूनिट dm क्यूब, तो dm क्यूब वॉल्यूम का स्क्वायर और dm क्यूब का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय n स्क्वायर मोल का स्क्वायर। तो इसका यूनिट हो गया atm dm की पावर 6 पर मोल स्क्वायर। इनको हम कहते हैं कॉमन यूनिट्स। अगर मैं ऐसे यूनिट की बात करूं तो यहां मैं प्रेशर का ऐसा यूनिट पुट करूंगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम का ऐसे यूनिट मीटर क्यूब, तो मीटर क्यूब स्क्वायर पर मोल स्क्वायर। अब ये मीटर क्यूब m की पावर 3 m3 है, ये 3 into 2 6, यानी मीटर की पावर 6 और प्लस 6, और ये मीटर की पावर -2 न्यूटन की पावर न्यूटन मीटर की पावर 4 पर मोल स्क्वायर। क्योंकि बेस एक जैसे हो तो पावर्स हमारी यहाँ पे ऐड हो जाएंगी, तो ये 6 - 2 + 4 हो जाएगा। ये हमारी थी प्रेशर करेक्शन। अब हम वॉल्यूम करेक्शन पे चलते हैं। तो वॉल्यूम करेक्शन को समझने के लिए हम इस डायग्राम समझें। सपोज कर लें मेरे पास सिलेंडर के अंदर किसी वेसल के अंदर गैस है, और ये गैस जो है ये सारा गैस के अंदर मॉलिक्यूल्स दूर दूर है। ये मेरा गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल है। मैं सपोज कर लेता हूं कि ये मेरे पास सिलेंडर है, इसका वॉल्यूम 1000 सेंटीमीटर क्यूब है, और ये जो मेरा एक्चुअल वॉल्यूम है गैस का, कि अगर मैं सारी गैस के मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा करूं, इस पूरे सिलेंडर में तमाम मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा करूं, तो ये इतना ऐसे में आ जाता है। इसको मैं कहता हूं सपोज कर ले 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब जब गैस के ऊपर हमने प्रेशर एक्सर्ट नहीं किया, नॉर्मल कंडीशंस हैं, तो आइडियल वॉल्यूम, ये जो सिलेंडर का वॉल्यूम होगा वही इस गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम होगा। यानी जो V आइडियल होगा वही V गैस होगा, V वेसल जो होगा वही V आइडियल होगा, यानी जो वेसल का वॉल्यूम होगा वही गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम होगा। क्यों? क्योंकि मैंने कहा कि ये हमने सपोज किया 1000 सेंटीमीटर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स 1 सेंटीमीटर क्यूब, यानी ये 1 सेंटीमीटर क्यूब जो गैस का मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम है ये नेग्लिजिबल है एज कंपेयर टू 1000 एक बहुत बड़ी अमाउंट है एज कंपेयर टू 1। तो हम कहते हैं कि हम इस गैस के मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम को इग्नोर कर सकते हैं, यानी ये सारे का सारा जो वेसल का वॉल्यूम है वो अवेलेबल वॉल्यूम है। लेकिन वंडर वॉल का नहीं, जब हम गैस के ऊपर हाई प्रेशर लगाते हैं, अब ये अवेलेबल वॉल्यूम जो पहले 1000 सेंटीमीटर क्यूब था, अब इस वेसल का वॉल्यूम 1000 से कम होकर सपोज कर ले मैं कहता हूं 20 सेंटीमीटर क्यूब रहेगा, और ये 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये 1 जो है इस 20 के मुकाबले में नेग्लिजिबल नहीं होगा। अब हम इस 1 को 20 के मुकाबले में निगलेक्ट नहीं कर सकते। अब अगर मैं फ्री वॉल्यूम निकालना चाहता हूं कि भाई गैस को जो अवेलेबल वॉल्यूम है वो कितना है, तो मुझे इस 20 में से ये जो वॉल्यूम है गैस का 1 माइनस करना पड़ेगा, 20 - 1। तो मेरे पास जो भी आंसर आएगा वो मेरे पास अवेलेबल वॉल्यूम या फ्री वॉल्यूम। देखें, हमें पता है जो गैस के मॉलिक्यूल होते हैं ये रिजिड, हार्ड और स्फेरिकल होते हैं, और हम एक्चुअल वॉल्यूम को इग्नोर नहीं कर सकते इन हाईली कंप्रेस्ड स्टेट। जैसा हमने ऊपर समझा भी कि हाईली कंप्रेस्ड स्टेट में जब उन्होंने कंप्रेस किया और वेसल का वॉल्यूम अवेलेबल वॉल्यूम 1000 से कम होकर 20 पे आ गया, तो अब हम इस वॉल्यूम को गैस को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो अगर हम मैंने फ्री वॉल्यूम निकालना है कि
वो कितना वॉल्यूम है जो गैस के मॉलिक्यूल्स को अवेलेबल है मूवमेंट के लिए। तो मुझे इस वेसल के इस वॉल्यूम में से ये वॉल्यूम माइनस करना पड़ेगा, यानी फ्री वॉल्यूम निकालने के लिए मुझे वेसल के वॉल्यूम में से B को माइनस करना पड़ेगा। व्हाट इज B? B इज कॉल्ड इफेक्टिव वॉल्यूम और एक्सक्लूडेड वॉल्यूम और वाइब्रेटरी वॉल्यूम। तो ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है V free is equal to V vessel minus V, ये फॉर 1 मोल के लिए। अगर मेरे पास n मोल हो तो V free will be equal to V vessel minus NV। अब एक चीज और याद रखें कि ये जो B है और जो एक्चुअल वॉल्यूम है इसमें फर्क है। ये जो B एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है ये एक्चुअल वॉल्यूम से, जो एक्चुअल वॉल्यूम है वो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम B से 4 टाइम्स होता है। यानी B आप लोग कह लें कि जो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम B है ये एक्चुअल वॉल्यूम का 4 टाइम्स होता है। B इज इक्वल टू 4VM। किस तरह 4 टाइम्स होता है ये हम इसकी डिटेल में अभी फिलहाल यहाँ पे नहीं जाते। अभी हम इतना याद रखते हैं कि B इज इक्वल टू 4VM, जो एक्चुअल वॉल्यूम है वो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम से 4 टाइम्स होता है। यानी आप लोग कहेंगे एक्सक्लूडेड वॉल्यूम एक्चुअल वॉल्यूम से 4 टाइम्स ज्यादा होता है। यूनिट्स ऑफ B कैसे निकालेंगे? V minus NB is equal to 0 and V is equal to NB and B is equal to V over N। वॉल्यूम का यूनिट dm क्यूब, मोल का यूनिट मोल, तो dm क्यूब पर मोल, ये मेरे पास कॉमन यूनिट आ गया। अगर मैं SI यूनिट की बात करूं तो SI यूनिट वॉल्यूम का मीटर क्यूब, मोल का मोल, तो ये हो गया मेरे पास मीटर क्यूब पर मोल। अब ये जो मेरे पास V की वैल्यू आई है V आइडियल इज इक्वल टू V माइनस NB, और ये जो मेरे पास इस प्रेशर की वैल्यू आई है P आइडियल की, ये वैल्यू मैं जनरल गैस इक्वेशन में अगर पुट करूं तो मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी P आइडियल प्लस AN स्क्वायर ओवर V स्क्वायर इनटू V माइनस NB इज इक्वल टू NRT। ये इक्वेशन, इसको मैं कहता हूं वंडर वाल इक्वेशन। और ये इक्वेशन हम कब यूज करते हैं? देखें, जब गैस नॉन आइडियल बिहेवियर शो कर रही हो। अगर तो आइडियल बिहेवियर शो कर रही है तो प्रेशर और वॉल्यूम निकालने के लिए मैं जनरल गैस इक्वेशन की मदद लूंगा। लेकिन अगर गैस नॉन आइडियल बिहेव कर रही है तो मैं उसका प्रेशर या वॉल्यूम निकालने के लिए जनरल गैस इक्वेशन की मदद नहीं ले सकता, क्योंकि हाईली कंप्रेस्ड स्टेट में आइडियल वॉल्यूम नहीं होता और जो प्रेशर होता है वो आइडियल प्रेशर नहीं होता। तो हाईली कंप्रेस्ड स्टेट में जब गैस नॉन आइडियल बिहेव कर रही हो तो प्रेशर या वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए मैं वंडर वाल इक्वेशन की मदद दूंगा, और इसलिए हम इसको बोलते हैं नॉन आइडियल गैस इक्वेशन या एडजस्टेड वंडर वाल इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स, ये जो हमने बात की B इज इक्वल टू 4VM, ये आपको सिर्फ एक एक्स्ट्रा सिर्फ समझाने के लिए एक चीज बता रहा हूँ। ये सपोज कर लें कि ये मेरे पास 2 गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। अगर मैं जितना मर्जी प्रेशर लगा लेता हूँ हाईली कंप्रेस, तो मैं ज्यादा से ज्यादा ये इनकी क्लोजेस्ट अप्रोच ये है, ये इन दोनों के सेंटर है, इसका अपने रेडियस R और इसका रेडियस R, तो ये टोटल हो गया 2R। और ये हम यहां से सर्कल ड्रा करते हैं डॉटेड लाइन से। तो अब देखें, ये जो एक मॉलिक्यूल है इसने अपने गिर्द एक खोल बना रखा है। ये खोल क्यों है? इसलिए कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस भी होती हैं, रिपल्सिव भी। एक खास हद तक अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट होती हैं, जब वो खास डिस्टेंस से करीब आएंगे तो रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट होना शुरू हो जाएंगे। तो ये जो दूसरा मेरा मॉलिक्यूल है ये इसके इस स्पेस के अंदर आ तो सकता है, हम प्रेशर लगाएंगे, लेकिन ये आगे इसमें स्टे नहीं कर सकता। तो इसी तरह जब हम हर मॉलिक्यूल को देखेंगे तो हर मॉलिक्यूल ने अपने गिर्द एक होल बना रखा है कि उस होल के अंदर कोई दूसरा मॉलिक्यूल आगे टकरा तो सकता है लेकिन उसमें स्टे नहीं कर सकता। तो इसका मतलब है जो हर मॉलिक्यूल है वो 4 टाइम्स अपने एक्चुअल वॉल्यूम से ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। इसलिए हम कहते हैं B इज इक्वल टू 4VM। ये मैंने आपको समझाने के लिए इसकी छोटी सी डेरिवेशन भी है, हम उस डेरिवेशन को अभी स्टडी नहीं कर रहे कि किस तरह कोई मैथमेटिकली बात प्रूफ भी है। तो ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बताया। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम प्लाज्मा स्टेट पढ़ेंगे और चैप्टर करेंगे।